हेलो बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इससे पहले हम ठोस अवस्था को पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है और स्थिर आयतन होने की वजह से उनकी जो संपीड़ता होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, और ये जो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो ठोस हों, चाहे वो द्रव हों, चाहे वो गैस अवस्था में होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों की विशेषताओं की वजह से ही जो पदार्थ होते हैं उनको इन तीनों अवस्थाओं में रखा गया है। तो जो ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं उनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो बहुत पास पास होती है, क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार होता है और स्थिर आयतन होता है। तो अब आ जाते हैं द्रव अवस्था पे। द्रव अवस्था में जो पदार्थों के कणों की व्यवस्था होती है वो दूर दूर हो जाती है। अगर हम ठोस पदार्थों के कणों की व्यवस्था देखेंगे वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। और ये किस वजह से होता है, उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से उनके बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है और ये जो कण होते हैं ये फ्री हो जाते हैं इधर उधर गति करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप पे। तो अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है 1.10। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। कुछ वस्तुएं दी गई हैं जिनको हमें कलेक्ट करना है। पहला है जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो ये जितने भी वस्तुएं हैं इनको हमें कलेक्ट करना है। फिर दिया गया है कि विभिन्न आकार के बर्तन हमने इकट्ठे कर लेने हैं और प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। अब हमने जो विभिन्न आकार के बर्तन लिए हैं उनको हमने प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से हमने उन बर्तनों में 50 ml तक हमने क्या कर देना है, निशान लगा देना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। तो जो द्रव हमने एकत्रित किए हैं इनको अगर हम फर्श पे गिरा देते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो जल लिया है या खाना पकाने का तेल लिया है, दूध, जूस, शीतल पेय जो या जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनको अगर हम फर्श पे गिरा देते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं, फर्श पे बहती हैं। जबकि अगर हम किसी ठोस को लेते हैं तो कोई ठोस है वो फर्श पे बहता नहीं है, वो जहाँ पे गिरेगा वहीं पे रहता है। जबकि जो द्रव होते हैं या जो हमने चीज़ें वस्तुएं एकत्रित की हैं उनको अगर हम ऐसे गिरा दें ज़मीन पे, फर्श पे, तो वो बहने लग जाती हैं। इसका मतलब जो द्रव होता है उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। फिर कह रहे हैं किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। तो किसी एक द्रव, अब हमने जो द्रव एकत्रित किए इनमें से किसी एक द्रव को अगर हम लेते हैं और उसमें उसे हमने माप के लिया है 50 ml। फिर जो बर्तन हमने एकत्रित किए हैं जिनमें हमने पहले से ही 50 ml तक निशान लगा रखा है, तो हम देखते हैं कि वो जो द्रव है वो वहीं तक का स्थान उन बर्तनों का घेरता है जहाँ तक कि निशान लगा रखा है। इससे पता चलता है कि जो द्रव है वो क्या होता है, उसका जो आयतन होता है वो निश्चित है। क्या किया हमने कि जो द्रव था, माना ये हमने द्रव लिया है, ठीक है, तो ये हमने लिया है 50 ml। ठीक है, कितना लिया है, 50 ml। अब हमने उसको विभिन्न आकार के बर्तनों में विभिन्न आकार के बर्तनों में हमने गिरा के देखा, तो हमने देखा कि वो वहीं तक, जहाँ तक 50 ml तक हमने निशान लगा रखा है वहीं तक का वो उन बर्तनों का स्थान घेर रहा है। तो इसका मतलब जो द्रव होते हैं उनका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, फिर है क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। तो अगर हम देखें
तो जो हमने विभिन्न आकार के बर्तन लिए हैं, जब हमने उस द्रव को इन विभिन्न आकार के बर्तनों में डाला तो द्रव जो होता है वो इन बर्तनों के आकार के हिसाब से ही खुद को क्या कर देता है, ढाल देता है, या उन्हीं के हिसाब से हमें अपने आप को ढाल देता है, जिस वजह से उसका आकार क्या हो जाता है, उसी बर्तन के आकार जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब जो द्रव होता है उसका अपना कोई आकार नहीं होता, इसीलिए तो जिस भी आकार के बर्तन में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। इसलिए जो द्रव होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर यह आसानी से बहता है। तो क्या होता है कि जो द्रव होता है उसमें बहाव का गुण पाया जाता है, फ्लूइडिटी बोलते हैं इसको। तो इस गुण की वजह से जो द्रव होता है वो आसानी से बहता है और ये आसानी से हम उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में क्या कर सकते हैं, उड़ेल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे कहा गया है, प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। तो जो हमने क्रियाकलाप अभी किया उसमें अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो द्रव होते हैं उनका क्या होता है, आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। जब हमने 50 ml द्रव लिया था उसको विभिन्न आकार के बर्तनों में डाल के देखा था जिनमें हमने 50 ml तक का निशान लगा रखा था, तो ये द्रव भी वहीं तक का स्थान घेर रहा था। इसका मतलब इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। और आकार निश्चित इसलिए नहीं होता है कि जिस भी आकार के बर्तन में हम इसको डाल रहे थे ये उसी बर्तन का आकार ले ले रहा था, इसलिए जो द्रव होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर है द्रवों में भाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो जो द्रव होते हैं उनमें भाव का गुण पाया जाता है। जब हमने उनको फर्श पे उड़ेल के देखा था तो वो फर्श पे क्या हो रहे थे, बहने लग गए थे। और इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो द्रव होते हैं उनका जो उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अगर हम ठोसों की अपेक्षा देखें तो वो जो क्या होता है, आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से इनके बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है और इनके जो कण होते हैं उनको इधर उधर गति करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब वो आकार, जो द्रव होते हैं वो आकार बदलते रहते हैं, इसी वजह से उनमें दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन वो तरल होते हैं। तरल क्यों कहा जाता है द्रव को, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अब है क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विषरण द्रवों में संभव है। तो क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा था कि जो स्याही थी उसको जब हमने पानी में घोला था तो स्याही जो है वो भी द्रवावस्था में होती है और पानी जो है वो भी क्या है, द्रवावस्था में है। तो जब हमने इन दोनों द्रवों को मिक्स किया, स्याही को हमने जब पानी में घोला या डाला, तो तब हमने देखा कि जो स्याही है वो पूरे पानी के कलर को क्या कर देती है, नीला कर देती है। इसका मतलब कि द्रव का द्रव में क्या होता है, डिफ्यूज़न संभव है। जब डिफ्यूज़न संभव है तभी तो स्याही जो है वो पूरे पानी के कलर को भी नीला कर देती है। ठीक है, फिर है ठोस का भी जो क्या होता है, द्रवों में विषरण क्या होता है, संभव होता है। तो ठोस का एग्जाम्पल 1.5 में हमने देखा था, जो क्रियाकलाप किया था उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे। तो ये जो क्रिस्टल हैं वो पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिस वजह से ये क्या कर देते हैं, पानी के कलर को पिंक कलर का कर देते हैं। और इसका मतलब जो ठोस होते हैं उनका भी द्रव में क्या होता है, विषरण संभव होता है। इसमें हमने नमक और शर्करा वाला जो क्रियाकलाप किया था उससे भी हम समझ सकते हैं कि जो नमक होता है और शर्करा होती है उसका डिफ्यूज़न भी क्या होता है, पानी में हो जाता है। जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में होता है और जो नमक या शर्करा होती है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो इसलिए ठोस का द्रव में जो डिफ्यूज़न होता है वो भी संभव होता है। फिर कहा गया है, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन और एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती हैं। तो वातावरण की जो गैसें होती हैं वो भी जल में घुली होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया
और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। और ये जो गैसें होती हैं ये क्या होती हैं, जलीय जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके लिए क्या होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं। श्वास लेने के लिए उनके लिए क्या होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जो गैसें होती हैं ये जलीय जंतु और पौधों तक कैसे पहुंचती हैं, जल के द्वारा ही है, क्योंकि जो गैसें होती हैं वो जल में क्या रहती हैं, डिज़ोल्व रहती हैं, मतलब घुली हुई रहती हैं। तो जो द्रव होता है उसका उसमें ठोस का, द्रव का और गैस का विषण भी संभव होता है, ठीक है। जबकि हमने ठोस में देखा था ठोस का ठोस के साथ विषण संभव नहीं था। तो अब है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो जलीय जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जल से लेते हैं, वायु से लेते हैं, या बहुत से ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लेना। इसमें कहा गया है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। अभी देखो जो सभी जीवधारी होते हैं, चाहे हम हो या जल में रहने वाले जीव हों, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है श्वास लेने के लिए। तो हमें तो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन जो जलीय जीव जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूर्ति करते हैं, जो जल में घुली हुई जो डिज़ोल्व हो रखी ऑक्सीजन होती है वो वहीं से ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो द्रव है उसमें गैसों का भी क्या होता है, विषण संभव होता है। फिर कहा गया है इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषण संभव है। तो हम देख चुके हैं कि जो द्रव है उसमें ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी विषण क्या होता है, संभव होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विषण की दर अधिक होती है। और हम ये भी देख चुके हैं कि जो ठोस होते हैं उनकी अपेक्षा जो द्रव हैं उनमें विषण क्या है, विसरण की जो दर है वो क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये जो द्रव में ठोस, द्रव और गैस का विषण हम देख पा रहे हैं ये किस वजह से संभव होता है, जो कणों की अरेंजमेंट होती है या फिर कणों की जो व्यवस्था होती है द्रव अवस्था में, ये सब की उन्हीं के कारण संभव होती है। तो अगर हम देखें कि माना ये कोई द्रव पदार्थ है तो इसमें अगर हम कणों की व्यवस्था देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो इनके बीच में क्या होता है, जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से इनके बीच का रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है। और जो कण होते हैं वो फ्रीली गति मतलब फ्री मूवमेंट करने के लिए क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, मूव करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिससे वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। और यही कारण है कि जो द्रव होता है उनमें रिक्त स्थान बड़ा होने के कारण उनमें कोई भी जो पदार्थ होता है वो इजीली क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे वो गैस हो। वो द्रव अवस्था में जो रिक्त स्थान होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ठोस। इसीलिए उनमें क्या हो जाता है, डिफ्यूज़न जो होता है वो संभव हो पाता है कमज़ोर आकर्षण बल की वजह से। और जिस वजह से वो जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं और उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो द्रव होता है उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। और जो द्रव होते हैं इनका ये क्या होते हैं, दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं, ठीक है। फिर जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं या पौधे होते हैं उनको ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाती है, या वो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर पाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, ठीक है। फिर है कि जो द्रव है उसमें ठोस, द्रव और गैस
तीनों का विसरण क्या होता है, संभव होता है। और ये जो विसरण है द्रव में, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ठोस में तो विसरण नहीं होता है, लेकिन जो द्रव है उसमें विसरण संभव होता है। उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसकी वजह से। अगर हम ठोस की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव के कणों में जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है,